अध्याय 17 स्लगहॉर्न की याद। नए साल के कुछ दिन बाद हैरी, रॉन और जिनी शाम को किचन की अंगीठी के पास कतार बनाकर खड़े थे। वे हॉगवर्ट्स लौट रहे थे। विद्यार्थियों को जल्दी और सुरक्षित पहुंचाने के लिए मंत्रालय ने छू नेटवर्क के इस एकांगी मार्ग की अनुमति दे दी थी। सिर्फ मिसेस वीजली ही वहां गुड बाय कहने के लिए थीं, क्योंकि मिस्टर वीजली, फ्रेड, जॉर्ज, बिल और फ्लर काम पर गए थे। मिसेस वीजली विदा करते समय आंसुओं में डूब गई थीं। आजकल वे बहुत जल्दी रोने लगती थीं। जब से पर्सी क्रिसमस वाले दिन घर से धड़धड़ाता हुआ गया था, तभी से वे रोने की आदी हो चुकी थीं। घर से बाहर जाते समय पर्सी के चश्मे पर कुचली हुई जड़ लगी थी, जिसके लिए फ्रेड, जॉर्ज और जीनी ने श्रेय लेने का दावा पेश किया था। रो मत मम्मी, जिनी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जब मिसेस वीजली उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगीं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारे बारे में चिंता मत करना, रॉन ने कहा और अपनी मां को अपने गाल पर एक बहुत गीला चुंबन लेने दिया। या पर्सी के बारे में, वह बहुत बड़ा मूर्ख है। उसके जाने से वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मिसेस वीजली और जमकर रोने लगीं जब उन्होंने हैरी को अपनी बाहों में लिया। मुझसे वादा करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे, मुश्किल से बचोगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं मिसेस वीजली, हैरी ने कहा। आप तो मुझे जानती ही हैं, मैं शांत जिंदगी पसंद करता हूं। वे आंसुओं के बीच हंसी और पीछे हटकर खड़ी हो गईं। सभी लोग अच्छी तरह रहना। हैरी पन्ने जैसी हरी लपटों में दाखिल हो गया और चिल्लाया, हॉगवर्ट्स। जब लपटों ने उसे अपने आगोश में समेट लिया, तो उसने वीजली परिवार के किचन का आखिरी दृश्य देखा, जिसमें मिसेस वीजली का आंसू भरा चेहरा भी शामिल था। हैरी बहुत तेजी से घूम रहा था। उसे कई जादूगर कमरों की धुंधली झलक दिखी। उन्हें ठीक से देख पाने से पहले ही वे ओझल हो गए। फिर उसकी रफ्तार धीमी हो गई और आखिरकार वह प्रोफेसर मैकगोनागल के ऑफिस की अंगीठी में पहुंच गया। जब वह अंगीठी से बाहर निकला, तो उन्होंने अपने काम के बीच नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। इवनिंग पॉटर, कोशिश करना कि कारपेट पर ज्यादा राख ना गिरे। जी प्रोफेसर। हैरी ने अपना चश्मा और बाल ठीक किए। तब तक रॉन भी घूमता हुआ आ गया था। जिनी के आ जाने के बाद वे तीनों एक साथ मैकगोनागल के ऑफिस से निकलकर गरुड़द्वार टावर की तरफ चल दिए। हैरी ने चलते समय गलियारी की खिड़कियों के बाहर देखा। मैदान के पार सूरज डूब रहा था। यहां बर्फ रॉन के घर के बगीचे से ज्यादा गहरी थी। दूरी पर उसे दिखाई दिया कि हैग्रिड अपने केबिन के सामने बकबीक को कुछ खिला रहा था। बधाइयां, मोटी औरत के पास पहुंचने पर रॉन ने आत्मविश्वास से कहा, जिसका चेहरा आज हमेशा से ज्यादा पीला दिख रहा था। रॉन की तेज आवाज पर उसने मुंह बना लिया। नहीं, नहीं का क्या मतलब? पासवर्ड बदल चुका है, उसने कहा। और मेहरबानी करके चिल्लाना मत। लेकिन हम तो बाहर थे, हमें कैसे पता चलेगा? हैरी, जिनी। हरमाइनी भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा बहुत गुलाबी था और वह एक चोगा, हैट तथा ग्लव्स पहने थी। मैं अभी 2 घंटे पहले आई हूं। मैं तो बस हैग्रिड और मेरा मतलब है विदरविंग से मिलने गई थी, उसने हाँफते हुए कहा। तुम लोगों का क्रिसमस अच्छा रहा? हाँ, रॉन ने तत्काल कहा। काफी घटनापूर्ण रहा। रूफस क्रिम, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है हैरी, हरमाइनी ने कहा। उसने न तो रॉन की तरफ देखा, न ही ऐसा कोई संकेत दिया जिससे पता चले कि उसने उसकी बात सुनी हो। ओह, जरा ठहरो। पासवर्ड संयम। बिल्कुल, मोटी औरत ने कमजोर आवाज में कहा और आगे की तरफ झूल गई, जिससे तस्वीर का छेद खुल गया। उसे क्या हुआ? हैरी ने पूछा। लगता है क्रिसमस पर ज्यादा जश्न मना लिया था, हरमाइनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, जब वह भरे हुए हॉल में रास्ता बनाते हुए गई।
उसने अपनी सहेली वॉयलेट के साथ मिलकर वह सारी शराब पी ली जो सम्मोहन के गलियारे के पास शराबी सन्यासियों की तस्वीर में रखी थी। खैर, उसने अपनी जेब एक पल के लिए टटोली, फिर एक चर्मपत्र खींच कर निकाला जिस पर डंबलडोर की लिखाई थी। बहुत बढ़िया। हैरी ने उसे खोला और उसे तत्काल पता चल गया कि डंबलडोर के साथ उसकी अगली क्लास अगली रात को है। मेरे पास उन्हें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और तुम्हें भी। चलो चलकर कहीं बैठते हैं। लेकिन उसी पल वॉन वॉन की जोरदार चीख सुनाई दी और लेवेंडर ब्राउन न जाने कहां से धड़धड़ाती हुई आई और रॉन की बाहों में समा गई। कई देखने वाले खिलखिलाए। हरमाइनी हंसते हुए बोली, यहां पर एक और टेबल है, आ रही हो जिनी? जिनी बोली, नहीं धन्यवाद, मैंने डीन से मिलने का वादा किया था। हैरी का ध्यान इस तरफ चला गया कि जिनी बहुत उत्साहित नहीं लग रही थी। रॉन और लेवेंडर को देखकर लग रहा था जैसे वे खड़े खड़े कुश्ती लड़ रहे हों। उन्हें छोड़कर हैरी हरमाइनी को खाली टेबल की तरफ ले गया। तो तुम्हारा क्रिसमस कैसा रहा? तो अच्छा था। उसने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं। वॉन वॉन के यहां कैसा था? मैं तुम्हें 1 मिनट में बताता हूं, हैरी ने कहा। देखो हरमाइनी, क्या तुम उसे माफ? नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, उसने सपाट अंदाज में कहा। इसलिए पूछना भी मत। मैंने सोचा था कि शायद क्रिसमस के कारण। हैरी, 500 साल पुरानी शराब का ड्रम मोटी औरत ने खाली किया है, मैंने नहीं। अच्छा, तो वह महत्वपूर्ण बात कौन सी है जो तुम मुझे बताना चाहते थे? वह इस समय इतनी खूंखार दिख रही थी कि उससे बहस करना ठीक नहीं था। इसलिए हैरी ने रॉन का विषय छोड़ दिया और उसे बताया कि उसने मैलफॉय और स्नेप के बीच हुई क्या क्या बातें सुनी थीं। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हरमाइनी एक पल सोचने के बाद बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे मदद करने का नाटक कर रहे थे ताकि वे मैलफॉय से धोखे से उगलवा लें कि वह क्या कर रहा था? हाँ, हरमाइनी ने कहा। रॉन के डैडी और ल्यूपिन भी ऐसा ही सोचते हैं, हैरी ने मन मारते हुए कहा। लेकिन इससे निश्चित रूप से यह साबित होता है कि मैलफॉय कुछ करने की योजना बना रहा है। तुम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकती, उसने धीरे से जवाब दिया। और वह वोल्डेमॉर्ट के आदेशों पर काम कर रहा है, जैसा मैंने पहले कहा था। क्या उनमें से किसी ने दरअसल वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया था? हैरी ने त्योरियां चढ़ाईं और याद करने की कोशिश करने लगा। मुझे नहीं लगता। स्नेप ने जरूर तुम्हारा मास्टर कहा था, और वह वोल्डेमॉर्ट के अलावा और कौन हो सकता है? क्या पता, हरमाइनी ने अपना होंठ काटते हुए कहा। हो सकता है उसके डैडी हों। उसने कमरे के पार घूरा। वह सचमुच विचारों में खोई हुई थी। उसका ध्यान तो इस तरफ भी नहीं गया कि लेवेंडर रॉन को गुदगुदी कर रही थी। ल्यूपिन कैसे हैं? बहुत बढ़िया नहीं है, हैरी ने कहा और उसे बताया कि ल्यूपिन नरभेड़ियों के बीच जाकर रह रहे थे और उन्हें अपने मिशन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। क्या तुमने कभी फेनरिस ग्रेबैक का नाम सुना है? हाँ, सुना है, हरमाइनी ने हैरान दिखते हुए कहा। और तुमने भी तो सुना था हैरी। कब? जादू का इतिहास में। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, मैंने उस क्लास में एक बात भी नहीं। नहीं, जादू का इतिहास की क्लास में नहीं। मैलफॉय ने बोर्गिन को उसके नाम की धमकी दी थी, हरमाइनी ने कहा। शूमंतर गली में। क्या तुम्हें याद नहीं है? उसने बोर्गिन से कहा था कि ग्रेबैक उसके परिवार का पुराना दोस्त है और वह बोर्गिन की प्रगति की जांच करता रहेगा। हैरी ने उसकी तरफ मुंह फाड़ कर देखा। मैं तो भूल ही गया था, लेकिन इससे तो यह साबित होता है कि मैलफॉय प्राणभक्षी बन गया है, वरना वह ग्रेबैक के संपर्क में कैसे रह सकता है और उससे कोई काम करने को वह कैसे कह सकता है? यह काफी संदिग्ध लगता है, हरमाइनी ने कहा। जब तक कि ओह छोड़ो भी, हैरी ने चिढ़कर कहा। तुम इस समस्या से पार नहीं पा सकती। देखो, यह संभावना भी तो हो सकती है कि यह सिर्फ कोरी धमकी हो। तुम विश्वास ही नहीं करना चाहती हो, हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम देखेंगे कि कौन सही साबित होता है। हरमाइनी, मंत्रालय की तरह ही तुम्हें भी अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। ओह हाँ, मेरा रूफस स्क्रिमग्योर से विवाद हो गया था।
बाकी की शाम बड़ी अच्छी तरह गुजरी, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर जादू मंत्री की खूब बुराई की। रॉन की तरह ही हरमाइनी को भी यही लगता था कि मंत्रालय ने पिछले साल हैरी के साथ जो सुलूक किया था, उसे देखते हुए अब यह उनका दुस्साहस ही था कि वे उसकी मदद मांग रहे थे। नई टर्म अगली सुबह शुरू हुई। 6th ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक सुखद आश्चर्य था। एक बड़ा साइन बोर्ड रातों रात कॉमन रूम के नोटिस बोर्ड पर लग गया था। अंतर्ध्यान प्रशिक्षण। अगर आपकी उम्र 17 साल है या 31 अगस्त से पहले 17 साल होने वाली है, तो आप जादू मंत्रालय के अंतर्ध्यान प्रशिक्षक से 12 सप्ताह के अंतर्ध्यान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। अगर आप भाग लेने के इच्छुक हों तो कृपया नीचे अपना नाम लिख दें। शुल्क 12 गैलियन। हैरी और रॉन नोटिस के चारों तरफ खड़ी भीड़ में शामिल हो गए तथा उन्होंने बारी बारी से अपने नाम लिख दिए। रॉन हरमाइनी के बाद नाम लिखने के लिए अपनी कलम बाहर निकाल ही रहा था कि तभी लेवेंडर उसके पीछे आ गई और उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर पूछने लगी, बताओ तो सही कौन है? वॉन वॉन? हैरी ने मुड़कर देखा कि हरमाइनी चल दी थी। वह भी उसके पास पहुंच गया। वह रॉन और लेवेंडर के साथ नहीं रुकना चाहता था। बहरहाल उसे हैरानी हुई कि अभी वे तस्वीर के छेद से थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि तभी रॉन उनके पीछे आ गया। उसके कान लाल थे और उसके चेहरे पर असंतोष का भाव था। बिना कुछ बोले हरमाइनी आगे जा रहे नेविल के पास पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से चलने लगी। तो अंतर्ध्यान, रॉन ने कहा। उसके अंदाज से यह स्पष्ट था कि हैरी को अभी अभी हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अनुभव रहेगा, है ना? क्या पता, हैरी ने कहा। शायद खुद करते समय यह ज्यादा अच्छा रहता हो, क्योंकि जब डंबलडोर मुझे अंतर्ध्यान कराकर अपने साथ ले गए थे तो उसमें मुझे ज्यादा मजा नहीं आया था। मैं तो भूल ही गया था तुम यह काम पहले ही कर चुके हो। अच्छा रहेगा कि मैं अपना टेस्ट पहली बार में ही पास कर लूं, रॉन ने चिंतित दिखते हुए कहा। फ्रेड और जॉर्ज पहली बार में ही पास हो गए थे, जबकि चार्ली फेल हो गया था, है ना? हाँ, लेकिन चार्ली मुझसे ज्यादा बड़ा है। रॉन ने गोरिल्ले की तरह अपनी बाहें अपने शरीर से थोड़ी दूर हटा लीं, इसलिए फ्रेड और जॉर्ज ने उसे ज्यादा नहीं चढ़ाया था, कम से कम उसके सामने तो नहीं। हम असली टेस्ट कब दे सकते हैं? 17 साल का होते ही, यानी मैं मार्च में टेस्ट दे सकता हूं। हाँ, लेकिन तुम यहां अंतर्ध्यान नहीं हो पाओगे, महल के भीतर तो नहीं हो पाओगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है, सबको पता चल जाएगा कि मैं अगर चाहूं तो अंतर्ध्यान हो सकता हूं। रॉन अकेला ही अंतर्ध्यान होने की संभावना के बारे में रोमांचित नहीं था। पूरे दिन आगामी प्रशिक्षण के बारे में बहुत बातें होती रहीं। ज्यादातर बातें इस बारे में हो रही थीं कि इसके बाद वे अपनी इच्छा से अंतर्ध्यान और प्रकट हो सकते हैं। कितना अच्छा रहेगा जब हम बस यूं ही, सीमस ने अपनी चुटकियां बजाकर बताया कि वह इस तरह अंतर्ध्यान हो जाएगा। मेरा कजिन फर्गस मुझे चिढ़ाने के लिए यह काम करता है। जरा ठहरो, मैं उसे बता दूंगा। इसके बाद उसे कभी शांति से एक पल भी नहीं जीने दूंगा। इस सुखद संभावना के सपनों में खोकर उसने अपनी छड़ी थोड़े ज्यादा उत्साह से लहरा दी। उस दिन सम्मोहन की क्लास में उसे साफ पानी का फव्वारा उत्पन्न करना था, लेकिन छड़ी के जोर से हिलने के कारण उसकी जगह होज जैसी मोटी और तेज धारा उत्पन्न हो गई, जो छत से टकराकर लौटी और उसने प्रोफेसर फ्लिटविक को उल्टा गिरा दिया। हैरी पहले ही अंतर्ध्यान हो चुका है, रॉन ने थोड़े शर्मिंदा सीमस को बताया, जब प्रोफेसर फ्लिटविक ने अपनी छड़ी लहराकर खुद को सुखाया और सीमस को यह लिखने की सजा दी, मैं एक जादूगर हूं, छड़ी लहराने वाला गोरिल्ला नहीं हूं। कोई उसे ले गया था, तुम जानते हो, साहचर्य अंतर्ध्यान। ओह, सीमस फुसफुसाया। फिर उसने, डीन और नेविल ने अपने सिर सटा लिए ताकि यह सुन सकें कि अंतर्ध्यान होने पर कैसा महसूस होता है। बाकी दिन हैरी को 6th ईयर के दूसरे विद्यार्थियों ने घेर लिया और उससे अंतर्ध्यान होने की अनुभूति का वर्णन सुनने लगे। जब उसने उन्हें बताया
कि यह कितना परेशानी भरा था, तो सभी विचलित होने के बजाय हैरान थे। रात को 8 बजने में 10 मिनट तक उसने सवालों के लंबे जवाब दिए। फिर उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा कि उसे लाइब्रेरी की एक पुस्तक लौटानी है, ताकि वह डंबलडोर की क्लास में समय पर पहुंच जाए। डंबलडोर के ऑफिस के लैंप जल चुके थे। पुराने हेडमास्टरों की तस्वीरें अपने फ्रेमों में धीरे धीरे खर्राटे ले रही थीं। स्मृति पात्र एक बार फिर डेस्क पर रखा हुआ था। डंबलडोर के हाथ इसके दोनों तरफ रखे थे। दायां हाथ पहले जितना ही काला और जला हुआ था। यह जरा भी ठीक नहीं हुआ था और हैरी ने शायद 100वीं बार सोचा कि उन्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लगी होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। डंबलडोर ने कहा था कि वे उसे बाद में बता देंगे, और वैसे भी वह किसी दूसरे विषय पर बातचीत करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि हैरी स्नेप या मैलफॉय के बारे में कुछ कह पाए, डंबलडोर बोलने लगे। मैंने सुना है कि तुम क्रिसमस पर जादू मंत्री से मिले थे। हाँ, हैरी ने कहा। वे मुझसे बहुत खुश नहीं हैं। अच्छा, डंबलडोर ने आह भरी। वे मुझसे भी बहुत खुश नहीं हैं। हैरी, हमें इस बात से ज्यादा दुखी होने के बजाय जूझते रहना चाहिए। हैरी मुस्कुराया। वे मुझसे चाहते थे कि मैं जादूगर समुदाय को यह बताऊं कि मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। डंबलडोर मुस्कुराए। तुम जानते हो, यह विचार दरअसल फज के दिमाग में आया था जब वे अपने पद से चिपके रहने की हताशा भरी कोशिश कर रहे थे। तो अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वे तुमसे मिलकर तुम्हारा समर्थन हासिल कर लें। फज ने पिछले साल जो मेरे साथ किया था उसके बाद भी, हैरी ने गुस्से से कहा। अम्बरिज के बाद भी। मैंने कॉर्नेलियस को बता दिया था कि इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन उनके ऑफिस छोड़ने के बाद भी यह विचार खत्म नहीं हुआ। स्क्रिमग्योर की नियुक्ति के कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारे साथ उनकी मुलाकात करवा दूं। तो इसीलिए आप में बहस हुई थी? हैरी के मुंह से निकल पड़ा। यह दैनिक जादूगर में छपा था। दैनिक जादूगर में कभी कभार सच्चाई छप जाती है, डंबलडोर ने कहा। कभी कभार। हाँ, इसीलिए हम में बहस हुई थी। ऐसा लगता है कि रूफस ने आखिरकार तुमसे मिलने का तरीका खोज ही लिया। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं डंबलडोर का पक्का शागिर्द हूं। कितना गलत किया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं हूं। डंबलडोर ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और फिर दोबारा बंद कर लिया। हैरी के पीछे ज्वाला नाम के माया पंछी ने एक हल्की संगीतमयी आवाज निकाली। हैरी को बहुत संकोच हुआ जब उसे अचानक यह एहसास हुआ कि डंबलडोर की चमकीली नीली आंखों में थोड़ा पानी दिख रहा था। वह जल्दी से अपने घुटनों की तरफ देखने लगे। बहरहाल जब डंबलडोर बोले तो उनकी आवाज बहुत स्थिर थी। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई, हैरी। स्क्रिमग्योर जानना चाहते थे कि जब आप हॉगवर्ट्स में नहीं रहते हैं तो आप कहां जाते हैं? हैरी ने कहा, जो अब भी अपने घुटनों को देख रहा था। हाँ, वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, डंबलडोर ने कहा, जो अब खुश लग रहे थे। हैरी समझ गया कि अब ऊपर देखना सुरक्षित है। डंबलडोर ने आगे कहा, उन्होंने मेरा पीछा करवाने की कोशिश भी की थी। यह बहुत मजेदार था। उन्होंने डॉलिश को मेरे पीछे लगा दिया। यह अच्छी बात नहीं थी। मैं एक बार पहले भी डॉलिश पर मंत्र पढ़ने के लिए विवश हो चुका था। मैंने गहरे अफसोस के साथ यह काम दोबारा कर दिया। हैरी ने पूछा, तो उन्हें अब भी नहीं मालूम कि आप कहां जाते हैं? वह इस रहस्यमय विषय पर ज्यादा जानकारी पाना चाहता था, लेकिन डंबलडोर अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से सिर्फ मुस्कुरा दिए। नहीं, वे नहीं जानते हैं, और अभी तुम्हारे जानने का भी सही समय नहीं आया है। अब
मैं सुझाव देता हूं कि हम आगे चलें जब तक कि कोई और महत्वपूर्ण बात। एक बात है सर, हैरी ने कहा, मैल्फॉय और स्नेप के बारे में। प्रोफेसर स्नेप, हैरी? हाँ सर, मैंने प्रोफेसर स्लगहॉर्न की पार्टी के दौरान उनकी बातें सुनी थीं। दरअसल मैंने उनका पीछा किया था। डंबलडोर ने भावहीन चेहरे के साथ हैरी की कहानी सुनी। जब हैरी की बात पूरी हो गई तो वे कुछ पल तक खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे यह सब बताने के लिए धन्यवाद हैरी, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे नहीं लगता कि यह महत्वपूर्ण बात है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हैरी ने अविश्वास से कहा। प्रोफेसर, क्या आप समझते हैं? हाँ हैरी, मेरी मानसिक शक्ति असाधारण है। मैं तुम्हारी बताई हर बात समझ गया हूं, डंबलडोर ने थोड़ी तीखी आवाज में कहा। तुम यह भी सोच सकते हो कि मैं तुमसे ज्यादा समझ गया हूं। एक बार फिर मुझे खुशी है कि तुमने मुझ में अपना विश्वास दर्शाया, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे मुझे परेशानी हो। हैरी खामोशी से बैठकर डंबलडोर को घूरता रहा। क्या हो रहा था? क्या इसका मतलब यह था कि डंबलडोर ने ही स्नेप को यह पता लगाने का आदेश दिया था कि मैल्फॉय क्या कर रहा है? अगर ऐसा था तो स्नेप उन्हें पहले ही वह सब बता चुके होंगे जो हैरी ने अभी बताया था, या फिर वे इन बातों से सचमुच चिंतित थे लेकिन उसके सामने बेफिक्री का नाटक कर रहे थे। तो सर, हैरी ने अपनी आवाज को विनम्र और शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, आप अब भी उन पर यकीन करते हैं? मैं इस सवाल का जवाब देने की सहिष्णुता पहले दिखा चुका हूं, डंबलडोर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज अब ज्यादा सहिष्णुतापूर्ण नहीं लग रही थी। मेरा जवाब अब भी नहीं बदला है। बदलना भी नहीं चाहिए, एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। यह साफ था कि फिनीज नाइजेलस सो नहीं रहा था, बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। डंबलडोर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। और हैरी, अब मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हम आगे बढ़ें। मेरे पास आज शाम को तुम्हारे साथ विचार विमर्श करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। हैरी विद्रोही महसूस करते हुए बैठा रहा। क्या होगा अगर वह उन्हें विषय न बदलने दे? अगर वह मैल्फॉय के खिलाफ दलीलें देने पर जोर दे? डंबलडोर ने अपना सिर इस तरह हिलाया जैसे वे हैरी के मन की बात समझ गए हों। ओह हैरी, यह कितनी बार होता है, सबसे अच्छे दोस्तों में भी। हम में से हर व्यक्ति को यकीन होता है कि सामने वाले के बजाय उसके पास कहने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मुझे नहीं लगता कि आप जो कहने वाले हैं वह महत्वहीन है सर, हैरी ने सख्त लहजे में कहा। तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, डंबलडोर ने तेजी से कहा। आज रात मैं तुम्हें 2 और यादें दिखाऊंगा। दोनों को ही बहुत मुश्किल से हासिल किया गया है, और उनमें से दूसरी तो मेरे ख्याल से वह सबसे महत्वपूर्ण याद है जो मैंने आज तक हासिल की है। हैरी इस बात पर कुछ नहीं बोला। वह अब भी अपनी बात पर डंबलडोर की प्रतिक्रिया से नाराज था, लेकिन जानता था कि आगे बहस करने से कोई फायदा नहीं होना था। तो डंबलडोर ने गूंजती आवाज में कहा, हम इस शाम को टॉम रिडल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिसे हमने पिछले साल क्लास में हॉगवर्ट्स की चौखट पर छोड़ा था। तुम्हें याद होगा वह यह सुनकर कितना रोमांचित हुआ था कि वह जादूगर है। तुम्हें याद होगा उसने छूमंतर गली में मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था, और मैंने उसे चेतावनी दी थी कि स्कूल में आने के बाद उसे चोरी की आदत छोड़नी पड़ेगी। तो स्कूल का ईयर शुरू हुआ और टॉम रिडल हॉगवर्ट्स आ गया। वह सेकंड हैंड दुशालों में था और चुनाव की रस्म के लिए फर्स्ट ईयर के बाकी विद्यार्थियों के साथ कतार में खड़ा था।
जैसे ही बोलती टोपी ने उसके सिर को छुआ, उसी पल उसने उसे नाग शक्ति हाउस में रख दिया। डंबलडोर ने अपने काले हाथ को अपने सिर के ऊपर वाली शेल्फ की तरफ हिलाया, जहां बोलती टोपी स्थिर रखी हुई थी। मैं नहीं जानता कि रिडल को यह कितनी जल्दी पता चल गया कि उसके हाउस का मशहूर संस्थापक सर्पभाषी था। शायद उसी शाम को इस ज्ञान से वह रोमांचित हुआ और खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगा होगा। बहरहाल, अगर वह अपने हाउस के कॉमन रूम में सर्पभाषा का प्रदर्शन करके नागशक्ति हाउस के साथी विद्यार्थियों को डरा या प्रभावित कर रहा था, तो इसकी कोई शिकायत स्टाफ तक नहीं पहुंची। उसने घमंड या हिंसा के कोई चिन्ह प्रकट नहीं होने दिए। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और बहुत आकर्षक अनाथ होने के कारण शुरू से ही उसके प्रति पूरे स्टाफ का ध्यान और सहानुभूति थी। वह विनम्र, शांत और ज्ञान पिपासु दिखता था। लगभग सभी उससे बहुत प्रभावित थे। हैरी ने पूछा, सर, क्या आपने स्टाफ को नहीं बताया कि जब आप उससे अनाथालय में मिले थे तो वह कैसा था? नहीं, मैंने नहीं बताया। हालांकि उसने पश्चाताप के कोई चिन्ह नहीं दिखाए थे, लेकिन यह संभव था कि उसे पिछली बातों पर अफसोस हो और वह सुधार करने का संकल्प कर चुका हो। मैंने उसे यह मौका देने का फैसला किया। डंबलडोर ने ठहर कर हैरी की तरफ जिज्ञासा से देखा, जिसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था। यहां एक बार फिर डंबलडोर की तथ्यों के बावजूद लोगों पर नाहक विश्वास करने की प्रवृत्ति साफ दिख रही थी, जबकि वे लोग उसके हकदार नहीं थे। लेकिन फिर हैरी को कुछ याद आया। लेकिन सर, आपने दरअसल उस पर भरोसा नहीं किया, है ना? उसने मुझे बताया था। रिडल जब उस डायरी में से बाहर निकला था तो उसने कहा था, डंबलडोर मुझे कभी उतना पसंद नहीं करते थे जितना बाकी टीचर्स करते थे। देखो, मैं यह बात जानता था कि वह भरोसे के काबिल नहीं है, डंबलडोर ने कहा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मैंने उस पर करीबी नजर रखने का संकल्प कर लिया था और मैंने ऐसा ही किया। मैं यह नाटक नहीं कर सकता कि उस पर नजर रखने से मुझे ज्यादा कुछ पता चला। वह मेरे सामने बहुत रक्षात्मक हो जाता था। यकीनन उसे यह लग रहा था कि शुरू में जादूगर के रूप में पहचाने जाने की खुशी में भाव विभोर होकर उसने मुझे जरूरत से ज्यादा जानकारी दे दी थी। वह दोबारा ज्यादा बातें उजागर न करने के बारे में सावधान था, लेकिन रोमांच में उसके मुंह से जो निकल गया था वह उसे वापस नहीं ले सकता था। न ही वह मिसेस कोल की बातों को वापस ले सकता था जो उन्होंने मुझे बताई थीं। बहरहाल, उनमें इतनी समझदारी थी कि उसने मुझे उस तरह प्रभावित करने की कोशिश कभी नहीं की जिस तरह उसने मेरे साथी शिक्षकों के साथ की थी। जब वह बड़ी क्लासों में आया तो उसने अपने आसपास समर्पित मित्रों का एक समूह बना लिया। मित्रों से अच्छा शब्द नहीं होने के कारण मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, रिडल को निस्संदेह उनमें से किसी से भी कोई प्रेम नहीं था। महल के भीतर इस समूह को शैतानी रूप से ग्लैमरस माना जाता था। यह समूह बड़ा अजीब था। इसके कुछ विद्यार्थी कमजोर थे जो संरक्षण चाहते थे, कुछ महत्वाकांक्षी थे और प्रतिष्ठा चाहते थे, कुछ ठग जैसे थे जो एक लीडर की शरण में आ गए थे जो उन्हें क्रूरता के अधिक परिकृष्ट रूप दिखा सकता था। दूसरे शब्दों में वे प्राणभक्षियों के पूर्वज थे। दरअसल उनमें से कुछ तो हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद पहले प्राणभक्षी भी बने। रिडल के कठोर नियंत्रण के कारण गलत कामों में इन लोगों का हाथ कभी साबित नहीं हो पाया। हालांकि हॉगवर्ट्स में उनके 7 वर्षों तक रहने के दौरान ऐसी बहुत सी बुरी घटनाएं हुई जिनमें उनका हाथ हो सकता था। जाहिर है, सबसे गंभीर घटना रहस्यमय तहखाने का खुलना था,
जिस वजह से एक लड़की की मौत हो गई। जैसा कि तुम जानते हो, हैग्रिड पर उस अपराध का गलत आरोप लगा दिया गया था। मुझे रिडल की हॉगवर्ट्स की ज्यादा यादें नहीं मिल पाई हैं, डंबलडोर ने कहा और अपना मुरझाया हुआ हाथ स्मृति पात्र पर रख दिया। जो गिने चुने लोग उसे तब जानते थे, वे उसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थे। वे बहुत दहशत में थे। मैं जो जानता हूं वह मुझे उसके हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद बहुत मेहनत से पता चला है। जो चंद लोग बता सकते थे, मैंने उन्हें खोजा और बातचीत करने के लिए तैयार किया। मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे और मगलुओं तथा जादूगर गवाहों से सवाल किए। जिन्हें मैं तैयार कर पाया, उन्होंने मुझे बताया कि रिडल में अपने पिता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की धुन थी। जाहिर है यह बात समझ में आती है। वह अनाथालय में पला बड़ा था और वह स्वाभाविक रूप से जानना चाहता था कि वह वहां कैसे आया। लगता है कि उसने टॉम रिडल सीनियर के नाम की निरर्थक तलाश ट्रॉफी रूम में शील्ड्स में की होगी, स्कूल के प्रीफेक्ट्स की सूची में की होगी, जादूगरी के इतिहास की पुस्तकों में भी की होगी। आखिरकार उसे यह स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा कि उसके पिता ने कभी हॉगवर्ट्स में कदम नहीं रखा था। मुझे लगता है कि तभी उसने अपना नाम हमेशा के लिए त्याग दिया और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नाम रख लिया। फिर उसने अपनी माँ के खानदान पर नजर डाली, जिससे वह पहले नफरत करता था। तुम्हें याद होगा, उसे लगता था कि उसकी माँ जादूगरनी नहीं हो सकती क्योंकि वह मौत नामक शर्मनाक मानवीय कमजोरी का शिकार हुई थी। उसे अपनी खोज सिर्फ मार्वोलो नाम के सहारे करनी थी। अनाथालय वालों ने उसे बता दिया था कि यह उसके नाना का नाम था। आखिरकार जादूगर परिवारों की पुरानी पुस्तकों में कष्ट भरे शोध के बाद उसे नागशक्ति के आखिरी वंशज के अस्तित्व का पता चला। 16 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टियों में जब वह अनाथालय गया, वहां जहां वह हर साल लौटता था, तो वह अपने गौंट रिश्तेदारों को खोजने चल दिया। और हैरी, अब तुम खड़े हो जाओ। डंबलडोर खड़े हुए और हैरी ने देखा कि एक बार फिर वे कांच की एक छोटी शीशी थामे हुए थे, जो मोती जैसे रंग की घुमड़ती यादों से भरी थी। यह मुझे किस्मत से मिली है, उन्होंने चमकते हुए पदार्थ को स्मृति पात्र में डालते हुए कहा। इसे देखने के बाद तुम समझ जाओगे। चलें। हैरी पत्थर के पात्र के करीब जाकर नीचे झुका, जब तक कि उसका चेहरा याद की सतह में नहीं डूब गया। उसे अंधेरे में गिरने की जानी पहचानी अनुभूति हुई और फिर वह पत्थर के गंदे फर्श पर उतरा, जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उस जगह को पहचानने में कई पल लग गए। तब तक डंबलडोर भी उसके करीब उतर चुके थे। गॉन्ट परिवार का मकान अब पहले से भी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। हैरी ने आज तक इससे ज्यादा गंदी जगह नहीं देखी थी। छत पर जालों का अंबार लगा था, फर्श पर धूल की परतें जमी थीं, टेबल पर पपड़ी लगे बर्तनों के ढेर में फफूंद भरा था और सड़ा खाना रखा था। सिर्फ एक मोमबत्ती की हिलती हुई रोशनी आ रही थी, जो एक आदमी के पैरों के पास रखी थी। इस आदमी की दाढ़ी और बाल इतने बढ़ चुके थे कि हैरी को उसकी आंखें या मुंह नहीं दिख रहा था। वह आग के पास एक कुर्सी पर लुढ़का हुआ था। हैरी ने एक पल के लिए सोचा कि कहीं वह मर तो नहीं गया, लेकिन तभी दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई और वह आदमी झटके से जाग गया। उसने अपने दाहिने हाथ में छड़ी और बाएं हाथ में छोटा चाकू उठाया। दरवाजा चरमराकर खुल गया। चौखट पर पुराने जमाने की लालटेन लेकर एक लड़का खड़ा था, जिसे हैरी तत्काल पहचान गया। लंबा, पीले चेहरे, काले बालों वाला आकर्षक किशोर वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट की आंखें धीरे धीरे गंदे मकान में चारों तरफ घूमी और फिर उसने कुर्सी पर बैठे आदमी को देख लिया। कुछ पलों तक तो वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह आदमी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ
उसके पैरों के पास पड़ी कई खाली बोतलें फर्श पर लुढ़कने लगीं और आवाजें करने लगीं। तुम, वह गरजा, तुम। और वह शराबियों की तरह झूलता हुआ रिडल की तरफ बढ़ा। उसने छड़ी और चाकू ऊपर उठा रखे थे। रुको, रिडल ने सर्प भाषा में कहा। वह आदमी फिसल कर टेबल से टकरा गया, जिससे फफूंद लगे बर्तन फर्श पर गिरकर टूट गए। वह रिडल की तरफ घूरता रहा। एक लंबी खामोशी छा गई, जिस दौरान उन्होंने एक दूसरे को तौला। आदमी ने उस खामोशी को तोड़ा। तुम इसे बोल सकते हो? हाँ, मैं इसे बोल सकता हूं, रिडल ने कहा। वह कमरे में आगे आया और अपने पीछे दरवाजे को झूलकर बंद होने दिया। हैरी को वोल्डेमॉर्ट की निडरता पर हैरानी हो रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ हिकारत और शायद निराशा का भाव था। उसने पूछा, मार्वोलो कहाँ है? मर गया, आदमी ने कहा। बरसों पहले मर गया। रिडल ने त्योरियां चढ़ा ली। तो फिर तुम कौन हो? मैं मॉर्फिन हूं। क्यों? मॉर्वोलो के बेटे। हाँ हूं। तो मॉर्फिन ने अपने गंदे चेहरे से बाल एक तरफ हटाए ताकि रिडल को ज्यादा अच्छी तरह से देख सके। हैरी ने देखा कि उसने अपने दाहिने हाथ में मार्वोलो की काले पत्थर की अंगूठी पहन रखी थी। मुझे लगा था कि तुम वह मगलू हो, मॉर्फिन फुसफुसाया। तुम उस मगलू जैसे दिखते हो। किस मगलू जैसा? रिडल ने तीखी आवाज में पूछा। वह मगलू जिससे मेरी बहन प्यार करती थी, वह मगलू जो आगे उस बड़े मकान में रहता है, मॉर्फिन ने कहा और उनके बीच अप्रत्याशित रूप से फर्श पर थूक दिया। तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो, रिडल, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा है ना? मैं सोचता हूं वह तुमसे बहुत बड़ा है। मॉर्फिन थोड़ा चकराया हुआ लग रहा था और वह थोड़ा लहराया। वह अब भी सहारे के लिए टेबल के किनारे को पकड़े हुए था। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से जोड़ दिया, देखा, वह लौट आया था। वोल्डेमॉर्ट मॉर्फिन को घूर रहा था, जैसे संभावनाओं को तौल रहा हो। अब वह थोड़ा ज्यादा करीब आया और बोला, रिडल वापस लौट आया। उसने मेरी बहन को छोड़ दिया और उसके साथ यही होना चाहिए था। उसने उस घटिया मगलू से शादी जो की थी। मॉर्फिन ने एक बार फिर फर्श पर थूकते हुए कहा। भागने से पहले वह हमें लूट कर चली गई। मैं पूछता हूं वह लॉकेट कहाँ है? नागेश नाग शक्ति का लॉकेट कहाँ है? वोल्डेमॉर्ट ने जवाब नहीं दिया। मॉर्फिन दोबारा गुस्सा हो रहा था। उसने अपना चाकू लहराया और चिल्लाया, उस घटिया औरत ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। और तुम कौन हो जो यहां आकर इस सब के बारे में सवाल पूछ रहे हो? सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। वह दूसरी तरफ देखने लगा और थोड़ा लड़खड़ाया। वोल्डेमॉर्ट आगे बढ़ा। जब उसने ऐसा किया तो एक अस्वाभाविक अंधेरा छा गया, जिससे वोल्डेमॉर्ट का लैंप, मॉर्फिन की मोमबत्ती और बाकी सब कुछ अंधेरे में डूब गया। डंबलडोर की उंगलियां हैरी की बांह पर कस गईं और वे दोबारा वर्तमान की ओर उड़ने लगे। उस गुप्त अंधेरे के बाद डंबलडोर के ऑफिस की हल्की सुनहरी रोशनी से हैरी की आंखें चौंधी आ गईं। बस इतना ही, हैरी ने तत्काल कहा। इतना अंधेरा क्यों छा गया था? क्या हुआ था? क्योंकि मॉर्फिन को उसके बाद कुछ याद नहीं रहा, डंबलडोर ने हैरी को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। जब वह अगली सुबह जागा तो फर्श पर अकेला पड़ा था। मॉर्वोलो की अंगूठी चली गई थी। इस दौरान लिटिल हैंगल्टन गांव में एक नौकरानी हाई स्ट्रीट में चीख रही थी कि बड़े मकान के ड्राइंग रूम में 3 लाशें पड़ी हुई थीं। टॉम रिडल सीनियर और उसके माता पिता मर गए थे। मगलू पुलिस वाले परेशान थे।
जहां तक मुझे पता है उन्हें आज तक पता नहीं चल पाया है कि रिडल परिवार के लोग कैसे मर गए, क्योंकि मृत्युदंशम शाप आम तौर पर कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसका अपवाद मेरे सामने बैठा है। डंबलडोर ने हैरी के माथे के निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। दूसरी तरफ मंत्रालय तत्काल जान गया कि ये हत्याएं किसी जादूगर ने की हैं। वे यह भी जानते थे कि एक सजायाफ्ता मगलू विद्वेषी जादूगर रिडल हाउस के करीब ही रहता है। यही नहीं, उस मगलू विद्वेषी को एक बार उन्हीं लोगों में से एक पर हमला करने के लिए सजा भी मिल चुकी थी जिनकी हत्या हुई थी। इसलिए मंत्रालय ने मॉर्फिन को पकड़ लिया। उन्हें उससे सवाल पूछने, सत्य द्रव का इस्तेमाल करने या गुप्त घुसपैठ के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी। उसने फौरन हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने ऐसी जानकारियां दी जो सिर्फ हत्यारा ही दे सकता है। उसने कहा कि उसे उन मगलुओं को मारने पर गर्व था। वह इतने सालों से मौके का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी छड़ी भी दे दी, जिससे यह तत्काल साबित हो गया कि रिडल परिवार की हत्या के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। वह बिना किसी संघर्ष के अज़्काबान चला गया। उसे सिर्फ इस बात से परेशानी थी कि उसके पिता की अंगूठी चली गई थी। वह बार बार अपने पहरेदारों से कहता रहा, उस अंगूठी के खोने पर मेरे पिता मुझे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। और स्पष्ट रूप से उसने बार बार यही कहा। उसने अपनी बाकी जिंदगी अज़्काबान में काटी और मार्वोलो की आखिरी पारिवारिक धरोहर के नुकसान पर अफसोस करता रहा। वह अब अज़्काबान में मरने वाले दूसरे बेचारों की तरह जेल के पास दफन है। तो वोल्डेमॉर्ट ने मॉर्फिन की छड़ी चुराकर उसका इस्तेमाल किया था, हैरी ने सीधे बैठते हुए कहा। बिल्कुल, डंबलडोर ने कहा। हमारे पास यह दिखाने के लिए यादें तो नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वोल्डेमॉर्ट ने अपने मामा को स्तब्ध कर दिया, उसकी छड़ी उठाई और घाटी पार करके उस बड़े मकान की तरफ चल दिया। वहां उसने उस मगलू आदमी की हत्या कर दी जिसने उसकी जादूगरनी मां को छोड़ा था, और अपने मगलू दादा दादी की भी। इस तरह उसने रिडल पूर्वजों को मारकर अपने पिता से प्रतिशोध लिया जिसने उसे कभी नहीं चाहा था। इसके बाद वह गॉन्ट के मकान में आया और एक जटिल जादू करके अपने मामा के दिमाग में एक झूठी याद भर दी। फिर उसने बेहोश मॉर्फिन के पास उसकी छड़ी रख दी, उसके हाथ से पुरानी अंगूठी उतार कर जेब में रख ली और चला गया। और मॉर्फिन को कभी यह एहसास भी नहीं हुआ कि यह काम उसने नहीं किया था? कभी नहीं, डंबलडोर ने कहा। जैसा मैंने कहा, उसने गर्व से अपना अपराध खुद स्वीकार किया था। लेकिन उसकी असली याद उसके मन में हमेशा से थी। हाँ, लेकिन गुप्त घुसपैठ के बहुत निपुण इस्तेमाल से ही इसे निकाला जा सकता था, डंबलडोर ने कहा। जब मॉर्फिन ने अपना अपराध स्वीकार कर ही लिया था तो उसके दिमाग के भीतर कोई इतनी दूर तक क्यों जाता? बहरहाल मैं मॉर्फिन के जीवन के आखिरी हफ्तों में उससे मिला था, क्योंकि उस वक्त मैं वोल्डेमॉर्ट के अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस याद को बाहर निकाला। जब मैंने देखा कि इसमें क्या था तो मैंने अज़्काबान से मॉर्फिन को छुड़वाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहरहाल मंत्रालय किसी फैसले पर पहुंच पाता इससे पहले ही मॉर्फिन मर चुका था। लेकिन मंत्रालय को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि वोल्डेमॉर्ट ने मॉर्फिन के साथ यह सब किया था? हैरी ने गुस्से से पूछा। वह उस समय नाबालिग था, है ना? मुझे लगता है कि वे नाबालिग जादूगरी का पता लगा सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, वे जादू का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं लगा सकते कि वह जादू किसने किया था।
तुम्हें याद होगा, मंत्रालय ने तुम पर वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जबकि दरअसल वह काम टॉबी ने किया था। हैरी गुर्राया और वह अन्याय अब भी उसे परेशान कर रहा था। तो अगर कोई नाबालिग जादूगर किसी वयस्क जादूगर या जादूगरनी के मकान के भीतर जादू कर दे तो मंत्रालय को पता नहीं चलेगा। मंत्रालय को निश्चित रूप से यह पता चल जाएगा कि जादू किसने किया है। डंबलडोर ने हैरी के चेहरे पर गुस्से के भाव को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वे घर के भीतर माता पिता पर निर्भर करते हैं कि वे अपने बच्चों पर नियंत्रण रखेंगे। क्या बकवास है, हैरी तुनक कर बोला। देखिए यहां क्या हुआ, देखिए मॉर्फिन के साथ क्या हुआ। मैं मानता हूं, डंबलडोर ने कहा, मॉर्फिन जैसा भी था वह उस तरह की मौत का हकदार नहीं था जो उसे मिली। उसे उन हत्याओं के लिए दोष दिया गया जो उसने की ही नहीं थी। लेकिन अब देर हो रही है और विदा लेने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम यह दूसरी याद भी देख लो। डंबलडोर ने अंदर की जेब से कांच की एक और शीशी निकाली। हैरी तत्काल खामोश हो गया। उसे याद था डंबलडोर ने कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण याद है। हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि शीशी के भीतर की यादों को स्मृति पात्र में खाली करने में मुश्किल आई। ऐसा लग रहा था जैसे वे थोड़ी जम गई हों। क्या यादें भी जम सकती हैं? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, डंबलडोर ने कहा जब उन्होंने आखिरकार पूरी शीशी खाली कर दी। तुम्हें पता चलेगा इससे पहले ही हम लौट आएंगे। एक बार फिर स्मृति पात्र में चलते हैं। और हैरी एक बार फिर चांदी जैसी सतह में गिर गया। इस बार वह एक ऐसे आदमी के सामने उतरा जिसे वह तत्काल पहचान गया। वे ज्यादा युवा हॉरेस स्लगहॉर्न थे। हैरी उन्हें गंजा देखने का इतना आदी हो चुका था कि उसे मोटे चमकदार भूसे के रंग के बालों वाले स्लगहॉर्न को देखकर काफी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने सिर पर विग लगा रखी हो। हालांकि उनके सिर के ऊपरी हिस्से पर गैलियन के आकार की चमकती चांद थी। उनकी मूंछ वर्तमान की तुलना में छोटी थी। वे उतने मोटे तो नहीं थे जितने कि आजकल थे, लेकिन उनके कढ़े हुए वेस्टकोट के सुनहरे बटनों पर काफी दबाव पड़ रहा था। उनके छोटे पैर मखमल के कुशन पर आराम कर रहे थे। वे एक आरामदेह कुर्सी पर टिक कर बैठे थे। उनके एक हाथ में शराब का छोटा गिलास था और दूसरा हाथ पाइनएप्पल टॉफियों के बॉक्स में कुछ खोज रहा था। हैरी जब इधर उधर देख रहा था तभी डंबलडोर उसके पास आ गए। उसने देखा कि वे स्लगहॉर्न के ऑफिस में खड़े थे। आधा दर्जन लड़के स्लगहॉर्न के आसपास बैठे थे। वे सभी किशोर स्लगहॉर्न की कुर्सी से ज्यादा सख्त या नीचे वाली कुर्सियों पर बैठे थे। हैरी रिडल को तत्काल पहचान गया। उसका चेहरा सबसे आकर्षक था और वह लड़कों में सबसे सहज था। उसका दाहिना हाथ कुर्सी के हत्थे पर लापरवाही से रखा हुआ था। एक झटके के साथ हैरी ने देखा कि वह मॉर्वोलो की सुनहरी और काली अंगूठी पहने था। इसका मतलब यह था कि वह अपने पिता को मार चुका था। रिडल ने पूछा, सर, क्या यह सच है कि प्रोफेसर मैरीथॉर्ट रिटायर हो रही हैं? टॉम, अगर मैं जानता तो भी तुम्हें नहीं बताता, स्लगहॉर्न ने कहा और अपनी शक्कर लिपटी उंगली रिडल की तरफ दिखाई। हालांकि उन्होंने आंख मारकर यह जता दिया कि उन्होंने बुरा नहीं माना है। मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम्हें इतनी जानकारियां मिलती कहां से हैं? तुम्हारे पास तो आधे स्टाफ से ज्यादा जानकारियां रहती हैं। रिडल मुस्कुराया। बाकी लड़के हंसे और उसकी तरफ प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगे। तुम्हें जो चीजें नहीं पता होनी चाहिए उन्हें जानने की तुम में अनोखी योग्यता है और तुम महत्वपूर्ण लोगों की सावधानी से चापलूसी भी करते हो। पाइनएप्पल टॉफियों के लिए धन्यवाद। तुम्हारा
अंदाजा बिल्कुल सही है, यह मेरी सबसे प्रिय टॉफी है। जब कई लड़के दोबारा खिलखिलाने लगे तो अचानक एक बहुत अजीब चीज हुई। पूरे कमरे में अचानक घना सफेद कोहरा भर गया, जिससे हैरी अपने पास खड़े डंबलडोर के चेहरे के सिवाय कुछ नहीं देख पाया। फिर धुंध में स्लगहॉर्न की अस्वाभाविक रूप से तेज आवाज गूंजी। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो लड़के, मेरी बात याद रखना। कोहरा उतनी ही तेजी से साफ हो गया जितनी तेजी से यह प्रकट हुआ था। बहरहाल किसी ने भी ऐसा प्रकट नहीं किया जैसे कोई अस्वाभाविक बात हुई हो। चकराते हुए हैरी ने देखा कि स्लगहॉर्न की डेस्क पर रखी छोटी सुनहरी घड़ी ने 11 घंटे बजाए। हे भगवान, इतना समय हो गया, स्लगहॉर्न ने कहा। लड़कों, अब तुम्हें चल देना चाहिए, वरना तुम सभी मुश्किल में पड़ जाओगे। लेस्ट्रेंज, मुझे कल तक तुम्हारा निबंध चाहिए, वरना सजा मिलेगी। और एवरी, तुम्हारे साथ भी यही होगा। लड़कों के एक एक करके बाहर निकलते समय स्लगहॉर्न कुर्सी से उठे और अपना खाली गिलास लेकर डेस्क तक गए। बहरहाल रिडल पीछे ही रुका रहा। हैरी जानता था कि वह जानबूझकर रुका था, क्योंकि वह स्लगहॉर्न के साथ आखिर में अकेला रहना चाहता था। ध्यान रखना टॉम, स्लगहॉर्न ने कहा जब उन्होंने मुड़कर देखा कि रिडल अब भी वहीं है। कहीं तुम रात को अपने कमरे के बाहर नहीं पकड़े जाओ, जबकि तुम एक प्रीफेक्ट हो। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। तो फिर पूछो मेरे बच्चे, पूछो। सर, मैं जानना चाहता था कि क्या आप हॉर्क्रक्स के बारे में कुछ जानते हैं? और यह एक बार फिर हो गया। घना कोहरा कमरे में इतना ज्यादा भर गया कि हैरी स्लगहॉर्न या रिडल को बिल्कुल भी नहीं देख पाया। सिर्फ डंबलडोर ही दिख रहे थे, जो उसके पास हल्के से मुस्कुरा रहे थे। फिर स्लगहॉर्न की आवाज एक बार फिर उसी तरह गूंजी जिस तरह यह पहले गूंजी थी। मैं हॉर्क्रक्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, और अगर जानता भी होता तो तुम्हें नहीं बताता। अब यहां से तत्काल चले जाओ और दोबारा मेरे सामने इस चीज का जिक्र मत करना। तो बात यहीं पर खत्म होती है, डंबलडोर ने हैरी के पास से कहा। चलने का समय हो गया है। और हैरी के पैर फर्श से उठ गए। कुछ ही पल बाद उसके पैर डंबलडोर की डेस्क के सामने के कालीन पर आ गए। हैरी ने सूनेपन से कहा, क्या इतना ही था? डंबलडोर ने कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण याद थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह महत्वपूर्ण क्यों थी। निश्चित रूप से यह अजीब तो था कि अचानक कोहरा छा गया था और कोहरे की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। रिडल ने सिर्फ एक सवाल पूछा था जिसका जवाब उसे नहीं मिला था। डंबलडोर ने अपनी डेस्क के पीछे बैठते हुए कहा, जैसा तुमने ध्यान दिया होगा, उस याद के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़? हैरी ने दोहराया और वह भी बैठ गया। निश्चित रूप से, डंबलडोर ने कहा, प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने ही अपनी याद के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि वे अपनी इसी याद पर शर्मिंदा हैं, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने अपनी याद को दुरुस्त करने की कोशिश की है ताकि वे बेहतर रोशनी में दिख सकें, और उन्होंने उन हिस्सों को ढक दिया है जो वे मुझे नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसा तुमने देखा होगा, यह बहुत ही सतही तरीके से किया गया है, और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे पता चलता है कि सच्ची याद अब भी इन परिवर्तनों के नीचे मौजूद है। और हैरी, इसलिए मैं तुम्हें पहली बार होमवर्क दे रहा हूं। तुम्हारा काम यह है कि तुम प्रोफेसर स्लगहॉर्न को असली याद देने के लिए राजी कर लो, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। हैरी ने उनकी तरफ घूरा। निश्चित रूप से सर, उसने अपनी आवाज को सम्मानजनक बनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा।
लेकिन आपको मेरी जरूरत क्यों है? आप गुप्त घुसपैठ का इस्तेमाल कर सकते हैं या सत्य द्रव का। प्रोफेसर स्लगहॉर्न एक बहुत ही काबिल जादूगर हैं, जिन्हें मुझसे इन दोनों चीजों की उम्मीद होगी, डंबलडोर ने कहा। वे गुप्त विद्या में मॉर्फिन गॉन्ट से ज्यादा कुशल हैं। मैंने उन पर दबाव डालकर उनसे यह याद निकलवा ली थी। मुझे लगता है कि इसके बाद तो वे अपने साथ सत्य द्रव का तोड़ भी रखते होंगे। नहीं, दबाव डालकर प्रोफेसर स्लगहॉर्न से सच्चाई निकलवाने की कोशिश मूर्खतापूर्ण होगी। यह भलाई के बजाय ज्यादा नुकसान कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि वे हॉगवर्ट्स छोड़कर चले जाएं। बहरहाल हम सब की तरह उनकी भी कमजोरियां हैं और मेरा मानना है कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो उनके रक्षात्मक कवच को भेज सकते हो। हैरी, सच्ची याद को हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है यह हम उसे देखने के बाद ही जान पाएंगे। तो गुड लक और गुड नाइट। अचानक क्लास खत्म होने पर हैरान हैरी जल्दी से खड़ा हो गया। गुड नाइट सर। जब उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया तो उसे फिनीज नाइजेलस की आवाज सुनाई दी। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह लड़का आपसे ज्यादा सफल कैसे हो सकता है, डंबलडोर। डंबलडोर ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप समझ पाएंगे फिनीज। ज्वाला ने एक और धीमी संगीतमय आवाज निकाली।